हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि हम लेसन 2 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें से हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। ठीक है, संप्रेषण के घटक या कारक कौन कौन से हैं। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे 2 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संप्रेषण के प्रकार कौन से हैं और प्रभावी संप्रेषण के तरीके क्या हो सकते हैं। आज हम 2 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, संप्रेषण के प्रकार, ठीक है, और प्रभावी संप्रेषण कैसे बना सकते हैं। इस 2 टॉपिक पे हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें यहां से डिस्कस करना है, ठीक है, तो सबसे पहले संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होता है 2 टाइप, यानी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो पहला तो है जो होता है वो होता है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, अब शाब्दिक संप्रेषण क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण क्या है, ये जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, उसके बाद बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो देखिए शाब्दिक संप्रेषण 2 होता है, एक तो मौखिक होता है और दूसरा लिखित होता है। मौखिक में आपका आ जाता है जैसे कि वार्ता हो गया, व्याख्या हो गया, कहानी हो गया, प्रश्नोत्तर हो गया, मौखिक बोलकर संप्रेषण। उसके बाद लिखित में आपका होता है विभिन्न तथ्यों का लिखित रूप में संप्रेषण, यानी लिखकर किसी भी बात को आप दूसरे तक पहुंचाते हो तो वो आपका शाब्दिक संप्रेषण होता है। ठीक है, यानी बोलकर, वार्ता करके, व्याख्या करके, कहानी के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, मौखिक बोलकर, संप्रेषण के माध्यम से। ठीक है, तो ये कुछ आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखिए अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अशाब्दिक संप्रेषण में सबसे पहला तो वो जो आपका आ जाता है फर्स्ट, वाणी या आवाज। ठीक है, वाणी या आवाज का संप्रेषण। दूसरा आंख एवं मुख मुद्रा से संप्रेषण। ठीक है, उसके बाद स्पर्श या छूकर विभिन्न तथ्यों का संप्रेषण। तो ये देखिए अशाब्दिक संप्रेषण, यानी इसमें लिखित नहीं होता है, ठीक है, और ना ही मौखिक रूप से होता है। ठीक, यानी जो ये होता है अशाब्दिक होता है, ये हाव भाव से होता है। ठीक है, इशारा, जैसे कि आंखों के माध्यम से हाव भाव, अपने हाथ को इस मतलब किस तरीके से उनको समझ में आ जाए आपकी बात, इसे हम अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न यही आ सकता है कि शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं या फिर अशाब्दिक के कितने टाइप होते हैं, किस तरीके से क्या है। ठीक है, तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो शाब्दिक संप्रेषण होता है वो मौखिक में आपका वार्ता, व्याख्या, कहानी, ये सभी आ जाता है, और लिखित में विभिन्न तथ्य, यानी लिखित रूप में किसी भी भाषा को आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, और अशाब्दिक में आपका वाणी या आवाज संप्रेषण के द्वारा, आंख एवं मुख मुद्रा के द्वारा, स्पर्श या छूकर विभिन्न तथ्यों का इस तरीके से यूज करके इस संप्रेषण का यूज किया जाता है। अब देखिए अगला जो है टॉपिक वो है व्यक्तिक संप्रेषण किसे कहते हैं। व्यक्ति संप्रेषण के उद्देश्य क्या है, इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए व्यक्तिक संप्रेषण, जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है, जब कोई यानी शिक्षक होता है, ठीक है, और वो प्रत्येक बालक को, हर एक बालक को, क्लासरूम है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसमें से किसी एक बच्चे को वो शिक्षण देता है। ठीक है, तो इसे व्यक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि व्यक्तिक संप्रेषण किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो कि
जब कोई शिक्षक, ठीक है, जब कोई शिक्षक किसी एक बालक को, मान लीजिए ये बालक यहाँ उठकर आ गया और इसको ये जो शिक्षक है ये शिक्षण देता है, तो इसे हम व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं। क्लियर? आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, A.G. मेलविन यानी राइटर हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, A.G. मेलविन ने व्यक्तिक संप्रेषण की परिभाषा किस तरीके से दिया है इसके बारे में हम जानते हैं, यानी इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो देखिए, ये बोल रहे हैं कि विचारों का आदान प्रदान अथवा, ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा, व्यक्तिगत मतलब क्या, एक है ना, व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना। ये भी यही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग शब्दों में कह रहे हैं। ये भी, इनका भी यही है कि अलग अलग, मतलब एक शिक्षक एक व्यक्ति को अपना जो भी आदेश निर्देश वो प्रदान करता है एक व्यक्ति को, तो वो हो जाता है आपका व्यक्तिक संप्रेषण। तो ये जो स्टेटमेंट है आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट्स ये आता है कि आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू करवाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझेंगे, क्योंकि पहले भी हमने बहुत सारे सीरीज डिस्कस कर लिया है, और अगर आप इससे डिस्कस करेंगे तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें से आ सकता है, ठीक। तो देखिए, जो A.D. मेलविन है, इनके अनुसार व्यक्तिक संप्रेषण की परिभाषा क्या है, तो विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा, ठीक है, बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना है। अब हम जानते हैं कि व्यक्तिक संप्रेषण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक हमने जाना कि व्यक्तिक संप्रेषण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, लेकिन अब हम जानेंगे कि व्यक्तिक संप्रेषण के उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्यों इसको अपनाया जाता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों की रुचियां, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, छात्रों की रुचियां, अभिरुचियां, आवश्यकताओं तथा मानसिक योग्यताओं के अनुसार शिक्षण देना। क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो आपने बाल विकास में पढ़ा भी होगा कि हर एक बालक का जो मानसिक विकास होता है वो एक जैसे नहीं होता है, उसमें डिफरेंट पाया जाता है। तो इसलिए जो शिक्षक होता है वो हर एक बालक को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाता है, ताकि जो बच्चा कमजोर है या फिर जो बच्चा सीखना चाहता है बट उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, उसका उपचार करना, ठीक है, तो उसको जानता है कि छात्रों की क्या किसमें रुचि है, उसकी आवश्यकता क्या है, इसकी मानसिक योग्यता क्या है, तो इसलिए वो इस संप्रेषण का यूज करता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास करना, यानी अगर जो शिक्षक है, ठीक, तो आप सभी को पता है कि बहुत सारे बालक होते हैं, ठीक, बहुत सारे बालक हो गए, यहाँ आपका शिक्षक हो गया। तो जब शिक्षक पढ़ाता है तो समूह में बच्चे होते हैं। अब उसी में से कुछ बच्चे बहुत ही विशिष्ट होंगे, तेज होंगे, उनका मानसिक विकास बहुत अधिक होगा, और उसी में से मतलब नॉर्मली बच्चे होंगे। तो शिक्षक उस तरीके से अगर समूह में पढ़ाएगा तो वो उसको पता नहीं चल सकेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है लेकिन वो बोलते नहीं है। लेकिन अगर वो व्यक्तिगत रूप से पढ़ाएगा शिक्षक, तो उसे पता लगेगा कि हाँ, इसकी योग्यता जो है, इसका मानसिक विकास है बहुत ही अच्छा है, ये बालक विशिष्ट है और इसका व्यक्तित्व का विकास बहुत ही अच्छा हो सकता है। क्लियर? अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि साधारण बालकों को उनके पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़ाना। मतलब कि मान लीजिए जो विशिष्ट छात्र हो गए, ठीक है, कुछ विशिष्ट छात्र थे, अब तो वो तो उनका व्यक्तित्व का विकास बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन जो नॉर्मली छात्र हैं उनका भी तो शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो भी अच्छे क्षेत्र में जाए, जो उनका रुचि है उसी क्षेत्र में जाए। तो ये इसलिए
साधारण बालकों को उनके पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्रियाशीलता का अवसर, यानी उन्हें अवसर भी प्रदान करना चाहिए। कुछ भी आप टॉपिक सिखा रहे हो तो आप उनको बताइए कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, आप उनसे प्रश्न पूछिए, अगर वो उत्तर देते हैं तो ठीक है, या फिर अगर नहीं दे पाते हैं तो आप उनको फिर से समझाइए और आप उनको करने को बोलिए, यानी आपको क्रियाशीलता का अवसर अवश्य देना चाहिए। तो ये क्या था, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य था, और आई थिंक बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमने जाना अभी तक कि व्यक्तिगत संप्रेषण क्या है और व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि व्यक्तिगत संप्रेषण के गुण क्या है। ठीक, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट पे कह रहा है कि इस विधि के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक होता है। तो 100% बालक ही होगा, क्योंकि हर एक बालक को केंद्र मानकर इसमें शिक्षा या फिर संप्रेषण या फिर वार्तालाप किया जाता है। तो ये जो शिक्षा का केंद्र होता है ये बालक पे ही आधारित होता है। इस विधि में बालक स्वयं करना सीखता है, क्योंकि हमने जाना था अभी कि उनको क्रियाशील का अवसर देना चाहिए। तो ये गुण हो गया, ठीक है। और पता है आप सभी को मैं बताऊं कि अगर वो हर टीचर, लेकिन ये होता है ना कि टाइम का ज्यादा मतलब वेस्ट होता है, हर एक स्टूडेंट को अगर पढ़ाएंगे तो फिर ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये भी एक अच्छा संप्रेषण है, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता है जब वो व्यक्तिगत रूप से पढ़ाएगा तो जो बालक होता है वो डरता नहीं है, इसलिए स्वयं करने में उसकी रुचि आती है। फिर देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि यह विधि बालकों को क्रियाशील बनाकर उसे अधिक ज्ञान अर्जित करने में समर्थ बनाती है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है शिक्षक बालक पर अपने व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रभाव डालने में असमर्थ रहता है। 100% सही बात कह रहे हैं कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक का किस तरीके का पर्सनालिटी है वो एक बालक पर किस तरीके से पढ़ सकता है, क्योंकि अगर वो व्यक्तिगत रूप से पढ़ाएगा तो जो बालक होगा उसका इफेक्ट, शिक्षक का जो इफेक्ट है वो बालक पर 100% पड़ेगा, और उसको ये पता लगेगा कि जो शिक्षक का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो किस तरीके का है। तो यही पॉइंट है। अब देखिए कह रहा है कि यह विधि रोचक है, ठीक। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर, ठीक है, शिक्षा दी जाती है। अभी मैंने बताया क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक बालक एक जैसे नहीं होते हैं, तो सबको किस तरीके का भिन्नता पाई जाती है उसी के अनुसार सबको शिक्षा दी जाती है। यह विधि प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि दोनों प्रकार के छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है, यानी जो बहुत ही तेज बुद्धि वाले हैं या कम बुद्धि वाले हैं उनके लिए बहुत ही हेल्प करता है ये जो संप्रेषण यानी व्यक्तिगत संप्रेषण है। जो शिक्षक है बालक पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है, तो वो तो देगा ही क्योंकि व्यक्तिगत रूप से पढ़ाएगा। तो फिर बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था करती है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से बालक का प्रकृति, वातावरण, जैसा उसका मतलब प्रभाव पड़ा होगा उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जाती है। और व्यक्तिगत शिक्षक में उत्तरदायित्व को बढ़ाकर उसे अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने डिस्कस किया व्यक्तिगत संप्रेषण क्या है, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत संप्रेषण के गुण क्या है। अब कुछ गुण होते हैं तो कुछ दोष भी होता है ना। तो चलिए हम कुछ डीमेरिट जान लेते हैं। अभी तक तो हमने मेरिट जाना, अब देखिए डीमेरिट क्या है, दोष क्या है। तो व्यक्तिगत संप्रेषण के दोष, ठीक। तो अभी मैंने बोला यह विधि व्ययपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। अब हर एक स्टूडेंट को, अगर हर एक बालक को शिक्षक एक ही पढ़ाएगा तो आप सोचिए कितना मतलब टाइम व्यय होगा, ठीक। छात्र समझेंगे ये सही है, लेकिन वो हर एक स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो व्यय होगा, और प्रत्येक समाज में इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता। प्रत्येक छात्र के लिए एक शिक्षक का प्रबंध करना असंभव सा लगता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 100
छात्र रहेंगे तो क्या 100 टीचर्स थोड़ी ना हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आप सभी का जॉब तो वैसे ही लग जाता है ना। अब देखिए, इस विधि के द्वारा बालक में सामाजिकता के गुण विकसित नहीं किए जा सकते, ठीक है। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से पढ़ाए जाने पर रोचकता उत्पन्न होती है, जैसे कि गीत, संगीत, गायन। और यह विधि अव्यवहारिक है क्योंकि ये अलग अलग सिखाया जाता है, ठीक। इस विधि के द्वारा बालकों में उत्तम गुणों का विकास नहीं किया जा सकता। बालकों में प्रेम, सहयोग तथा आत्म त्याग की भावना का उदय नहीं हो पाता। इस विधि में प्रेरणा, प्रोत्साहन की प्रतिस्पर्धा का सदैव अभाव रहता है। बालक के दृष्टिकोण को संकुचित करती है। अब देखिए, कुछ आसान शब्दों में हम कहें तो सबसे पहले तो ये होता है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है। दूसरा कि ये जो शिक्षा होती है इसमें कंपटीशन नहीं हो पाता। कंपटीशन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अगर बहुत सारे छात्र रहते हैं, एक में ही पढ़ा जाता है, तो उनमें कंपटीशन होता है कि मैं इससे ज्यादा पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, है ना। तो उनमें कंपटीशन से ही हर एक बालक आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। जैसा शिक्षक बोलेगा, व्यक्तिगत पढ़ाता है, तो वो जब तक सीख नहीं लेगा तब तक जो शिक्षक है वो पढ़ाएगा नहीं, है ना। तो यही इसमें ये थोड़ा डिमेरिट है, ठीक है। तो ये पूरा इसमें आपको याद रखना है, ठीक। अब देखिए, अब तक हमने जाना व्यक्तिगत संप्रेषण, अब हम जानते हैं सामूहिक संप्रेषण। तो आप सभी को व्यक्तिगत संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। हमने व्यक्तिगत संप्रेषण जाना क्या है, ठीक है। व्यक्तिगत संप्रेषण के उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत संप्रेषण के गुण क्या है, व्यक्तिगत संप्रेषण के दोष क्या है। अभी तो हमने व्यक्तिगत जाना, अब सामूहिक जानते हैं। सामूहिक संप्रेषण क्या होता है? तो देखिए, सामूहिक संप्रेषण का अर्थ कक्षा शिक्षण है, उसका उल्टा। आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सामूहिक संप्रेषण का अर्थ है कक्षा शिक्षण। विद्यालय में एक से मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अनेक उप समूह बना लिए जाते हैं, ठीक है। और साधारणतः इनको कक्षा कहते हैं। ये कक्षाएं सामूहिक हैं और शिक्षक इन कक्षाओं में जाकर सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देता है। इस विधि में एक कक्षा के सभी छात्रों के लिए सामूहिक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, आपका ही जैसे कि आप कॉलेज जाते होंगे तो आप सभी का जो होता है वो सामूहिक शिक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। मतलब सबको शिक्षा एक साथ दिया जाता है, ठीक है। जैसे क्लास 1 हो गया, क्लास 2 हो गया। क्लास 1 के बच्चे एक साथ बैठेंगे और सबको एक साथ शिक्षा दी जाएगी। क्लास 2 के बच्चे एक साथ बैठेंगे और सबको एक साथ शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए, सामूहिक संप्रेषण के गुण क्या है। तो यह विधि सरल तथा सस्ती है और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इसी कारण यह विधि व्यवहारिक है क्योंकि सभी एक साथ रहते हैं, ठीक। और यह विधि छात्रों को व्यवहार में कुशल बनाती है। बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि अगर आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही, अगर खराब आदमी के साथ रहते हैं तो खराब इफेक्ट पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं, इस विधि में शिक्षा देने में बालकों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब क्लासरूम होता है उसमें बच्चे पढ़ते हैं तो एक ही साथ बोलते हैं, तो उनमें तर्क करने की, कल्पना या कुछ बोलने की शक्ति होती है, ठीक है। अगर किसी एक से कहा जाए तो वो नहीं बोलते हैं। यह विधि जो होता है वो नेतृत्व के गुणों का विकास करती है। इसमें बालकों के लिए पाठ्यक्रम सहगामी का आयोजन किया जाता है। यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला तथा कविता के लिए उपयोगी होती है क्योंकि उसमें अकेले संगीत, गीत गायन नहीं होता था व्यक्तिगत संप्रेषण में, और इसमें एक साथ रहेंगे, सामूहिक रहेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा। इस विधि में शिक्षण देने से बालकों में अनुकरण की भावना उत्पन्न होती है। हर एक बालक एक दूसरे का देखकर
कंपटीशन होता है वैसे ही करते हैं। और यह विधि छात्रों को सुझाव और नवीन ज्ञान प्रदान करती है। यह विधि छात्रों में शिक्षण के प्रति उत्साह उत्पन्न करती है जिससे वे प्रयास करते हैं। यह विधि बालकों की उत्तर देने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही, ठीक है। समूह में एक साथ उत्तर देते हैं और कक्षा शिक्षण से बालकों में विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और इस प्रकार उनकी कार्य कुशलता वृद्धि होती है और यह विधि छात्रों को योग्य नागरिक बनाने में प्रशिक्षण देती है। और आज के टाइम में यही ऐसा ही शिक्षण दिया जा रहा है, सामूहिक संप्रेषण। अब देखिए कुछ जैसे उसमें था इसमें भी कुछ दोष है, ठीक है। तो देखिए ये जो शिक्षण होता है, संप्रेषण होता है, ये जो केंद्रित होता है ये बाल केंद्रित ना होकर मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। मतलब इस विधि को बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं की अवहेलना की जाती है। मतलब सबको एक समान शिक्षा दिया जाता है, ठीक। और इस प्रकार से शिक्षा देने में बालकों के व्यक्तिगत भेदों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और सभी बालकों को एक समान शिक्षा दी जाती है। तो देखिए आपको सिंपल में बताऊं तो जैसे कि आपका व्यक्तिगत संप्रेषण है, इस दोष को, ये जो भी दोष है इसको कौन पूरा करता है तो व्यक्तिगत संप्रेषण करता है, ठीक है। और जो व्यक्तिगत संप्रेषण के दोष है वो कौन पूरा करता है तो सामूहिक संप्रेषण करता है। तो आप बहुत ही आसानी के साथ कंपेयर करके, तुलना करके याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी याद करना है ना तो आप कंपेयर करो, आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा। इसमें जो कमी है उसकी पूरा जो अच्छाई में बदल देता है वो कौन करता है तो व्यक्तिगत संप्रेषण। और जो व्यक्तिगत संप्रेषण का दोष है ये पूरा करता है सामूहिक संप्रेषण, ठीक है। यानी इस विधि में शिक्षक और छात्रों के मध्य संपर्क नहीं बन पाता है क्योंकि एक ही शिक्षक अनेक कक्षाओं में पढ़ाता है, ठीक है। और इस विधि में शिक्षक तो सक्रिय रहता है लेकिन जो बालक होते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं। आपने देखा भी होगा जैसे कि क्लासरूम में पढ़ाई होता है, ठीक है, तो बहुत सारे तो बच्चे, मतलब कुछ बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उसी में से कुछ बच्चा ऐसा होता है जो क्लासरूम में तो है लेकिन वो निष्क्रिय नहीं रहता है, कुछ और सोचता रहता है, ठीक। तो ये हो गया पॉइंट्स। तो यही कुछ इसके डीमेरिट है, ठीक है। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। हम कल डिस्कस करेंगे प्रभावी संप्रेषण के तरीके। आज जो हमने डिस्कस किया वो हमारा यही था कि फर्स्ट की संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं तो संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है। शाब्दिक संप्रेषण में आपका लिखित मौखिक आ जाता है और अशाब्दिक में आपका जैसे कि मुख मुद्रा, हाव भाव ये सभी आ जाते हैं। व्यक्तिगत संप्रेषण क्या है इसके बारे में जाना हमने, व्यक्तिगत संप्रेषण के उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत संप्रेषण के गुण क्या है, व्यक्तिगत संप्रेषण के दोष क्या है, सामूहिक संप्रेषण क्या है, सामूहिक संप्रेषण के उद्देश्य क्या है, सामूहिक संप्रेषण के गुण क्या है, सामूहिक संप्रेषण के दोष क्या है। तो बहुत ही आपको ये बहुत ही अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है गाइज। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।